हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट लॉ का यूनिट 1 है, जिसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इस पर क्वेश्चन आता है, कैसे आपको लिखना है, क्या बताना है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब इस पे बहुत से लॉज बने हुए हैं। ठीक है, बहुत से लीगल प्रोविजंस हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपका अदर लॉज हो, और हमारे कुछ लेजिस्लेटिव लॉज भी बने हुए हैं, जैसे कि आपका वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, वाटर को पोल्यूट करने से बचाने के लिए जो भी प्रोविज़न बताए गए हैं, ठीक है, वो वाटर पोल्यूशन एक्ट आपका है, उसमें बताया गया है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, बहुत सारे लॉज पे एक्ट बने हुए हैं। लेकिन तब भी क्या हो रहा है, हमारे देश में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, लॉ बनने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है, और हमारे देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। हमारी, चाहे वो इंडिया हो चाहे अदर कंट्रीज़ हो, सब जगह क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या क्या हो रहा है, बहुत सी चीज़ों को लोग नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को बताता है कि जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो रही हों, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ओरिजिनली प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स विच साइमल्टेनियसली sustaining the ability of natural systems to provide the natural resource and ecosystem service on which the economy and society depend। मतलब ये है कि जो हमारा ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, वो क्या है, एक हमारे देश में जो ह्यूमन है वो बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, एक शुद्ध हवा हो, ठीक, या प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पहाड़ हुए, झीलें हुई, नदियाँ हुई, ये सब क्या हैं, एक प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको धीरे धीरे समाप्त करके इनकी जगह कुछ डेवलप किया जा रहा है, तो ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना हुआ। ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, इसलिए इसमें जो मीनिंग लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ कंडक्टेड विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज़ देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। जो हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है और पारिस्थितिक तंत्र है, उसके बीच में क्या करना होगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ठीक, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप जंगलों को काट के वहाँ पे कुछ फैक्ट्री बना रहे हैं या कुछ भी वहाँ पे कुछ भी आपने कंस्ट्रक्ट करा दिया, तो वो क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स को आपने नुकसान पहुँचाया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने एक जंगल काटा है तो आप 4 जंगल तैयार कीजिए। ठीक है, और इसीलिए ये एक इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच इक्वल बैलेंस को बैठाने की बात करता है, क्योंकि जब इक्वल बैलेंस होगा तभी नेचुरल रिसोर्स बचेंगे। अब डेवलपमेंट करते जाएंगे, नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करते जाएंगे, तो एक दिन क्या आएगा कि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी हमारी, उनको क्या करना पड़ जाएगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इसको बताता है। इसमें देखिए ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका, इस डॉक्ट्रिन का।
इसमें लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिस्कस इन द स्टॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में रियो जेनेरियो में, ठीक है। वहाँ पे इसको डिस्कस किया गया था, ठीक है। डेवलपमेंट और इकोलॉजी पे बात की गई थी। फिर देयर आफ्टर, इसके बाद 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इसके बाद 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इसने फिर क्या किया, ये जो कमीशन बताया गया, इसने वर्ल्ड कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की एंड सबमिट इट रिपोर्ट विच इज़ आल्सो नोन एज बर्नेट कमीशन। और इस जो कमीशन की बात हो रही है, इसने एक रिपोर्ट तैयार की इसी पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इस रिपोर्ट को जो जिसने तैयार किया था, सबमिट किया था, उस कमीशन का नाम था, यहाँ पे बताया गया है, बर्नेट कमीशन रिपोर्ट, वेयर इन इफेक्ट वॉज मेड टू लिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका लिंक बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन फर्दर डिस्कस, फिर इसके बाद और डिस्कस किया गया अंडर एजेंडा 21। एजेंडा 21 में भी इसको डिस्कस किया गया ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस, जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हेल्ड इन द जून 1992 एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। वहाँ रियो डी जेनेरियो में इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पे एजेंडा 21 के तहत भी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया था। फिर देखिए इसमें क्या बताया गया है कि ये तो हो गया कि कहाँ डिस्कस किया गया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें होती कंप्रोमाइज़ करना, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंप्रोमाइज़ वर्ड बार बार आता है, ठीक है। तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स हैं जिनको हम खुद यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में, वो यूज़ तो करें, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ मिले। अभी क्या है, आप लोग पहाड़ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, झीलें देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, इनको धीरे धीरे लोग ख़त्म करते जाएंगे। रिवर को भी बंद करके वहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ों को काट करके वहाँ पे घर बना दिए जाएंगे, जंगलों को काट करके भी घर बना दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे ये सब क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। और आने वाली पीढ़ी को लगेगा कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, वो क्या करेगी, कंप्रोमाइज़ करेगी। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं वो इसी को ज़्यादा फोर्स करती है डेवलपमेंट पे, कि डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजी भी बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया गया था, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था कि इंटरजनरेशनल इक्विटी। इंटरजनरेशनल इक्विटी का मतलब होता है दी प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ एवरी जनरेशन। एवरी जनरेशन का क्या अधिकार है, टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। उसका अधिकार होगा कि वो जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको वो गेट करे, मतलब वो प्राप्त करे। जो भी नेचुरल रिसोर्स हमने यूज़ किए हैं वो आने वाली पीढ़ी भी उसको प्राप्त करे, उसका इंजॉय ले, ठीक है, आनंद ले, ठीक। इस प्रिंसिपल का मतलब ये था। फिर नीचे लिखा द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्रिंसिपल इज टू ensure that the present generation should not abuse non-renewable resources to deprive the future generation of its benefit। मतलब ये नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एनर्जीज होती हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद वो दोबारा नहीं मिल सकती। तो उनको इतनी मात्रा में यूज़ किया जाए कि आने वाली जनरेशन को वो मिल सके। जैसे कि आपका पेट्रोल हुआ, ठीक है, डीजल हुआ, ये सब क्या है, नीचे समुद्रों से आती हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो रहे हैं। तो समाप्त ना हो, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको इतनी मात्रा में यूज़ किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन को भी उसका लाभ मिल सके, ठीक है, उसका बेनिफिट मिल सके, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी। फिर इसमें दूसरा प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। The principle has widely been recognized on the most important principle sustainable development। ये बिल्कुल बता रहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है।
इसमें बताया गया है प्रिंसिपल 15 ऑफ रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल 15 है, इस डिक्लेरेशन में टोटल 26 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, इसमें कि प्रिंसिपल नंबर 15 में बात करता है, स्टेट दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज वेयर देयर आर मोर थ्रेट्स of serious or irreversible damage. Lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to prevent environment degradation। मतलब ये है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, इसमें ये बता रहा है कि सबसे पहले वो क्या चीज़ की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसके बाद प्रिकॉशनरी अप्रोच की बात करता है, शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट। इसको बहुत ही शार्पली, बहुत मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए सभी राज्यों को। टू देयर कैपेबिलिटी वेयर देयर आर थ्रेट्स ऑफ सीरियस, क्योंकि ये क्या है, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है ये क्या है, एक सीरियस थ्रेट्स है। ठीक है, सीरियस कंडीशन है। ठीक है, मान लीजिए धीरे धीरे जो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगा। जैसे कि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, चाहे वो बाहर की कंट्री हो चाहे हमारा इंडिया हो, सब जगह सब लोग कोरोना से पीड़ित हैं। ठीक है, कोरोना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कोरोना क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं ना, ये सब चीज़ें जो इन्वायरमेंट के कारण ही होती हैं। जो बीमारियाँ आती हैं, महामारी आती है, वो एक इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से आती है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचाने की वजह से ही होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी कोरोना है, अभी कल को पता नहीं और 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाए। ठीक है, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा, लेकिन हम लोग अंदाज़ा अभी का लगा सकते हैं कि अभी हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है कि प्रेजेंट में हमें क्या करना है, फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या बचा के रखना है। ठीक है, तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो होता है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है हमारे देश में, चाहे वो कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना हुआ, तो वो ऐसे इस्टेब्लिश की जाए ताकि वो उसकी वजह से आसपास के जो ह्यूमंस बीइंग हैं उनको कोई नुकसान ना हो, एनिमल्स को कोई नुकसान ना हो, नदियों को कोई नुकसान ना हो, झीलों को कोई नुकसान ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद डेवलप किया जाता है। ठीक, अब कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, मान लीजिए वहाँ पे कुछ भी ऐसा, मान लीजिए कि टेक्सटाइल है, कपड़े वगैरह बन रहे हैं, तो उसका जो गंदा पानी होता है वो नदियों में बहेगा। ठीक है, या चमड़ा उद्योग है, टनरीज वगैरह हैं, ठीक, उनमें भी पानी बहता है गंदा, तो उसकी वजह से क्या है, ये सब चीज़ें तो देखते हुए बनाया जाए। प्रिकॉशनरी मतलब प्रिकॉशन के साथ चीज़ों को डेवलप किया जाए। ठीक, ऐसी जगह पे ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाए ताकि वहाँ का ना तो गंदा पानी, वहाँ पे कोई ऐसी नदी ना हो जिससे पानी गंदा हो, या उस पानी का कोई ऐसा मुख होना चाहिए कि वो वहाँ पे स्टोर हो, बाद में उस चीज़ को यूज़ किया जाए किसी और कार्यों में। ठीक है, इसमें एक केस था, देखिए पहले पोल्यूटर पे पढ़ लीजिए, बताते हैं पोल्यूटर पे क्या होता है। इसमें देखिए बड़ा कर देती हूँ मैं। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल बोलता है दी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, बचाव ही क्या है, सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन की बात की गई है। ठीक, प्रिवेंशन कैसे होगा, इट इज़ ऑबियंट। ठीक है, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ एबव प्रिंसिपल वाज दैट मेक पोल्यूटर लायबल नॉट ओनली फॉर द कंपनसेशन। इसमें इस प्रिंसिपल के तहत जो होता है, कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है, जो विक्टिम इससे नुकसान, जिस विक्टिम को इससे नुकसान होता है, इन्वायरमेंट जिसने पोल्यूट किया है उसकी वजह से कोई भी पर्सन इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो कौन हुआ, विक्टिम हुआ। तो यहाँ पे उस विक्टिम को कंपनसेशन देने की बात होती है। प्लस कंपनसेशन देने के साथ साथ यहाँ पे उस इन्वायरमेंट को रीस्टोर करने की भी बात कही गई है। रीस्टोर का मतलब है कि जिसने उस इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया है वो अफेक्टेड पर्सन को कंपनसेशन दे, प्लस उस इन्वायरमेंट को रीस्टोर करे। पानी अगर गंदा किया है तो पानी को वो पहले जैसा बनाए जैसे वो पहले शुद्ध था। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो है हमारा जो है प्रिवेंशन की बात करता है। ठीक है,
इसमें देखिए केस था वैल्यू सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1996 का। इसमें केस में बताया गया था कि जो वहाँ पे ये तमिलनाडु टेनरीज का केस था, इसको तमिलनाडु टेनरीज केस भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु में टेनरीज फैक्ट्रीज थी वहाँ से गंदा पानी निकलता हुआ पल्लार रिवर में जा रहा था। तो वो पल्लार रिवर जो थी वो एक ही मेन सोर्स था लोगों के पानी पीने का, नहाने का, कपड़े धोने का, ठीक है, कृषि करने का। तो ये सब चीज़ें वो लोग उससे करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसी पानी को वो लोग यूज़ कर रहे थे तो धीरे धीरे वो लोग बीमार होने लगे। कृषि कर रहे थे तो उनकी भूमि जो थी वो बेकार हो गई, फसल खराब हो गई, लोग बीमार हो गए, बहुत लोग मर गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, उस रिवर गंदे पानी की वजह से हुई, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 35 हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर को क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें जो कोर्ट थी उसने क्या कहा कि बाद में जब ऐसी इसमें जो वैल्यू सिटीजन थी फोरम थी उसने केस दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया। इंक्वायरी होने के बाद वो लोग उस जगह पे गए, इंक्वायरी जो भी कमेटी थी वो लोग ने उस जगह इंस्पेक्शन किया, वहाँ का पानी लेके सैंपल लेके उसका क्या किया, इन्होंने जांच की। जांच करने के बाद पता चला कि वो पानी जो था वो गंदा हो रहा है, किसके कारण, उस टेनरीज के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में है कि दी Honorable Supreme Court held that there have no hesitation in holding that precautionary principle and polluter pay principle are not part of the environment law of India। उसने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को यहाँ पे कहा कि ये एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बोला गया कि पहले तो जब उनको इंस्पेक्शन के द्वारा पता चला कि ये टेनरीज की वजह से ही हो रहा है तो पहले तो उस टेनरीज को बंद कराया गया, प्लस उस जो टेनरीज फैक्ट्री थी उससे फिर कंपनसेशन देने की बात की, प्लस उस रिवर को रिस्टोर करने की भी बात की गई थी, ठीक है। इसमें एक और केस था, लिखा इन रूरल लिटिगेशन इन एंटाइटलमेंट देहरादून केंद्र, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पहले देहरादून, ये आपका 2000 का केस था, 1996 का था, सॉरी। इसमें क्या था, देहरादून पहले जो क्या था, हमारे यूपी का ही भाग था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि देहरादून की वैलीज जो थी वहाँ पे बहुत सी मात्रा में माइनिंग जो थी वो रिस्टोर हो रही थी, ओवर माइनिंग हो रहा था, ठीक, एरोज ओवर माइनिंग इन द हिल एरियाज, ठीक। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट आफ्टर मच इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑर्डर द स्टॉपिंग द माइनिंग, उस माइनिंग को क्या कर दिया, बंद करा दिया। फिर ठीक है, इसमें एक और केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शन टूवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ मैकेनिकल स्टोन। ये आपका जो माइनिंग स्टोन पे था वहाँ भी इसको बंद कराने की बात, क्योंकि जो ये दिल्ली का केस था वहाँ पे ऑलरेडी क्या था, WHO के द्वारा बोला गया था कि जो हमारा दिल्ली है वो ऑलरेडी क्या है, 3rd नंबर पे पोल्यूटेड एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बंद कराने की बात की गई थी। इसमें आपका लास्ट आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसमें क्या है कि जो भी चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज दी गई हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो, तो उसको बचाने की बात की गई, उसको बनाए रखने की बात की गई। अगर कोई पर्सन उसको अपने ही काम में यूज़ करा, जैसे कि इसमें एक केस था कमलनाथ का केस, ठीक है, ये कमलनाथ का लैंडमार्क केस था, इसी पे पब्लिक ट्रस्ट पे का, इस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पे। इसमें क्या था कि जो कमलनाथ थे उनको, वो उस समय देहरादून में क्या थे, CM थे, ठीक। तो उन्होंने अब वो CM थे तो उन्होंने क्या किया कि वो जंगलों को काट करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। तो ये क्या है, एक ट्रस्ट था कि उनके जिम्मे ये सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका मिसयूज़ किया, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया था विक्टिम हु हैज सफर्ड डिस्टर्बेंस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 प्रिकॉशनरी है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल अप्लाई। यहाँ पे प्रिकॉशनरी और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था। और इसमें बहुत सारे केस और हैं, हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।